नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मध्य जून 2025 में जो इजराइल ईरान के बीच टकराव हुआ उस पर। जी। हमारे पास जो जानकारी है उससे हम इस संघर्ष की पूरी टाइमलाइन, जो मुख्य घटनाएं हुई, जो नुकसान हुआ और इसके क्या असर रहे, उस पर नजर डालेंगे। बिल्कुल। कोशिश यही है कि ये जो तनाव एकदम से बढ़ा और फिर एक नाजुक सा युद्ध विराम हुआ उसे समझें। हाँ। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। ये वाकई एक बड़ा टकराव था जिसने पूरे इलाके पर गहरा असर डाला है। बिल्कुल, और ये साफ दिखाता है कि हालात कितने अस्थिर हो सकते हैं। बिल्कुल। जरा सी चिंगारी और तनाव बढ़ जाता है। तो शुरुआत हुई इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन से। ये 13 जून की बात है और कहा जा रहा है कि ये उनके सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक था। हाँ, काफी बड़ा ऑपरेशन था। खबरें हैं कि 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस्तेमाल हुए और निशाना बनाया गया ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों को। जी। इनमें नतान्ज, फोडो जैसे परमाणु स्थल थे, IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की फैसिलिटीज थी, मिसाइल लॉन्चर्स थे। हाँ, ये सब टारगेट लिस्ट में थे। और एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई कि हमलों से ठीक पहले मोसाद ने ड्रोन इस्तेमाल करके ईरान के एयर डिफेंस और मिसाइल लॉन्चरों को अंदर ही अंदर काफी हद तक नाकाम कर दिया था। बिल्कुल, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का हिस्सा था। और जो गौर करने वाली बात है वो ये कि इन हमलों में सिर्फ ठिकाने नहीं उड़े। हाँ। इनमें ईरान के बहुत सीनियर IRGC नेता जैसे हुसैन सलामी, मोहम्मद बघेरी, इनकी भी जान गई और साथ ही करीब 15 से 30 परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। ओहो। तो ये सिर्फ मिलिट्री नुकसान नहीं था, ये सीधे सीधे ईरान के नेतृत्व और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ब्रेन को टारगेट करने जैसा था। इसका असर काफी गहरा हो सकता है उनके कमांड स्ट्रक्चर पर। जाहिर है। अच्छा, तो इसके जवाब में ईरान ने क्या किया? हाँ, तो ईरान ने फिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया। ये चला करीब 15 से 23 जून तक। इसमें क्या हुआ? उन्होंने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे इजराइल की तरफ। सैकड़ों? हाँ, लेकिन इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम वगैरह, उसने ज्यादातर को तो हवा में ही रोक दिया। लेकिन कुछ तो गिरे होंगे। हाँ, कुछ हमले कामयाब रहे और वो नागरिक ठिकानों पर गिरे, जैसे अस्पताल, रिहायशी इलाके, इनको नुकसान पहुंचा। एक घटना का जिक्र काफी आ रहा है। 19 जून को बिरशेबा के सोरोका मेडिकल सेंटर पर हमला। जी, वो काफी गंभीर था। बताया गया कि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए और वहां किसी तरह का रासायनिक रिसाव भी हुआ। इसे युद्ध अपराध तक कहा गया। हाँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत अस्पतालों पर हमला करना मना है। ये बहुत गंभीर आरोप है। और फिर 23 जून को ईरान ने कतर में जो अमेरिका का अर उदीद एयरबेस है उस पर भी मिसाइल दागे। जी, वो भी हुआ। हालांकि खबर ये है कि वहां कोई हताहत नहीं हुआ। शायद एक सिग्नल देने की कोशिश थी अमेरिका को भी। तो मतलब ये एक तरह से जैसे को तैसा वाली स्थिति बन गई थी कुछ हद तक। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि क्या ईरान ने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया? शायद नहीं। हो सकता है ये दिखाने की कोशिश हो कि हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो शायद मामले को और ज्यादा बढ़ने से भी बचना चाह रहे हों। पर हाँ, नागरिकों पर जो असर हुआ और युद्ध अपराध के जो आरोप लगे, उसने मामले को बहुत पेचीदा बना दिया। और नुकसान दोनों तरफ, जान माल का कितना नुकसान हुआ? नुकसान काफी हुआ। ईरान की सरकारी मीडिया के हिसाब से देखें तो करीब 224 से 430 मौतें हुई और हजारों लोग घायल हुए। इसमें आम नागरिक भी शामिल थे? हाँ, इनमें आम नागरिक भी थे। अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया था और जैसा हमने पहले कहा, कमांडर और वैज्ञानिक भी मारे गए। और डर का माहौल ऐसा था कि 600 से ज्यादा विदेशी नागरिक तेहरान छोड़कर चले गए। और इजराइल की तरफ? इजराइल में भी दर्जनों लोग मारे गए या घायल हुए मिसाइल हमलों में। बिजली सप्लाई पर असर पड़ा, रिफाइनरियों को नुकसान हुआ और करीब 5000 लोग ऐसे थे जिन्हें अपने घर छोड़ने पड़े क्योंकि वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। ये आंकड़े वाकई बहुत दुखद है। बिल्कुल। हर नंबर के पीछे एक इंसान है। बिल्कुल। एक परिवार है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि ऐसे टकराव की असली कीमत कौन चुकाता है। वो आम लोग होते हैं। सही कहा। अच्छा, फिर 23 जून को एक युद्ध विराम की खबर आई। जी। अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता से ये हुआ। जी। शायद ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमले हुए थे उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी काम कर रहा था। हाँ, संभव है। खासकर परमाणु ठिकानों पर हमला ये बहुत संवेदनशील मामला है। पर ये युद्ध विराम कितना टिकाऊ है? मतलब जमीनी हकीकत क्या है? दोनों पक्ष से कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये युद्ध विराम बहुत ही नाजुक है। फ्रेजिलिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? ईरान को गहरा शक है, खासकर एवन जेल जैसे नागरिक ठिकानों पर जो कथित हमले हुए, जिनमें 70 से ज्यादा मौतें बताई गईं, उसके बाद उन्हें लगता है कि इजराइल शांति के लिए सीरियस नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल है। उनका ध्यान भले ही वापस गाजा पर चला गया हो, लेकिन वो जॉर्डन के पास
अपनी मिलिट्री पोजीशन बनाए हुए हैं। ये दिखाता है कि ईरान का खतरा उनकी नज़र में अभी भी टॉप पर है। शायद वो एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब भरोसा बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं, विश्वास की भारी कमी है दोनों तरफ। ये एक तरह का टैक्टिकल पॉज है शायद, कोई स्थायी समाधान नहीं। और इसके जो बड़े असर हैं, व्यापक प्रभाव, वो क्या है? कई सारे हैं। पहला तो परमाणु खतरा ही है। हाँ बिल्कुल, ईरान का परमाणु कार्यक्रम शायद थोड़ा पीछे गया हो इन हमलों से, पर खत्म तो नहीं हुआ। अब चिंता यह है कि कहीं वो और तेजी से या शायद गुपचुप तरीके से हथियार बनाने की तरफ ना बढ़ जाएं। ये बहुत बड़ी चिंता है। दूसरा, क्षेत्रीय अस्थिरता। हिजबुल्लाह, हूती जैसे जो प्रॉक्सी गुट हैं ईरान के, वो और सक्रिय हो सकते हैं। पाकिस्तान जैसे दूसरे देशों पर भी दबाव बढ़ सकता है इस रीजन में। तीसरा, वैश्विक अर्थव्यवस्था। तेल की कीमतें करीब 12% बढ़ गई थी। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। ये डर था कि कहीं ये संघर्ष फैले नहीं और जो शिपिंग रूट्स हैं वो बाधित न हो जाएं। और कूटनीति। हाँ, चौथा है कूटनीतिक हलचल। UN, G7, IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सब सक्रिय हो गए। मीटिंग्स हुई, बयान आए, कोशिश हो रही है कि हालात और न बिगड़ें। तो ये सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। परमाणु वाला पहलू तो खास तौर पर चिंताजनक है। क्या ये घटना ईरान को हथियार बनाने के लिए और उकसाएगी या अंतर्राष्ट्रीय दबाव उन्हें रोक पाएगा? ये बड़ा सवाल है। और अर्थव्यवस्था पर असर दिखाता है कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय मसला नहीं है, पूरी दुनिया इससे जुड़ी है। कूटनीति के सामने बहुत बड़ी चुनौती है अभी। तो संक्षेप में कहें तो हमने एक बहुत तेज, काफी विनाशकारी संघर्ष देखा और उसके बाद अब एक असहज सी शांति है जो तनाव से भरी है। जी। मानवीय कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी है और क्षेत्रीय अस्थिरता तो है ही। बिल्कुल। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या इस तरह की नाजुक शांति, क्या ये टिक सकती है या ये भविष्य में किसी और, शायद इससे भी बड़े टकराव से पहले का एक ठहराव भर है। खासकर जब परमाणु महत्वाकांक्षाएं और इतना गहरा विश्वास माहौल में मौजूद हो, तो स्थायी समाधान की राह वो तो बहुत मुश्किल लगती है। ये सोचने वाली बात है कि जो पुरानी रणनीतियां थीं रोकने की, क्या वो अब भी कारगर हैं?